Ladies and gentlemen, I am back. हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग सीपीयू के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, जिसमें सीपीयू के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ों के बारे में हम लोग देख रहे होंगे। मुझे पूरा भरोसा आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आते हैं अपने स्टेशन पे। सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज़ सीपीयू, ठीक है। सीपीयू क्या होता है? It is known as Central Processing Unit, Central Processor, Main Processor or simply Processor. It is a electronic circuit that executes information of our system. The CPU performs basic arithmetic, logic, controlling and input-output operations specified by the instructions in the program. It is principal part of computer. It is composed of the main memory, control unit, जिसे हम ALU भी कहते हैं, एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कहने का ओवरऑल मतलब क्या हुआ? हमारा प्यारा सा जो CPU है ना, ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर या सिंपली प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ये जो है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो हमारे सिस्टम के जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे अरिथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, कंट्रोल ऑपरेशन हो गए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो गए। इस तरह के जितने भी इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशंस होते हैं ना, उसको मेरा सीपीयू परफॉर्म करता है। सीपीयू हमारे कंप्यूटर का प्रिंसिपल पार्ट होता है। ये कई चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जैसे रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, ALU, कंट्रोल यूनिट। इस तरह के कई पार्ट्स मिलकर के ना एक सीपीयू का निर्माण करता है, ठीक है। वर्क ऑफ सीपीयू। सीपीयू का क्या काम है? कंट्रोलिंग ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द मशीन एंड सेंडिंग टाइमिंग सिग्नल्स, ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, fetching data and instructions from memory, decoding instructions, performing arithmetic and logic operations. It provide always a accurate result. It send the executed program in memory. ओके, ओवरऑल कहने का मतलब क्या है? हमारा प्यारा सा जो सीपीयू है ना, वो हमारे सिस्टम या मशीन के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अगर किसी पार्ट से कोई काम करवाना है ना, तो हमारा सीपीयू ही उसको सिग्नल या ऑर्डर देता है। मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच अगर कोई डाटा ट्रांसफ़र करना हो या मेमोरी से कोई डाटा फैच करना हो, इस तरह के काम जो है ना, काम होते हैं ना, वो सीपीयू के सिग्नल से होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन जब सीपीयू में आता है तो सबसे पहले हमारा सीपीयू उसको डिकोड करता है, फिर उस पर अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करता है और हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। ओवरऑल कहने का क्या मतलब है? हमारा जो सीपीयू होता है ना, वो हमारे सिस्टम या मशीन के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। अगर किसी पार्ट से कोई काम करवाना है ना, तो हमारा सीपीयू ही उसको ऑर्डर या सिग्नल देता है। जैसे हमारे मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच कोई डाटा ट्रांसफ़र करना हो या मेमोरी से कोई डाटा को फैच करना हो, इस तरह के जो काम होते हैं ना, वो सीपीयू के सिग्नल से ही होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन जब सीपीयू में आता है तो सबसे पहले हमारा सीपीयू उसको डिकोड करता है, फिर इस पर अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करता है और हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू। अब हम लोग सीपीयू के अंदर घुस रहे होंगे, अब आएगा असली मज़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सीपीयू के अंदर आखिर कौन कौन सा पार्ट्स होता है, ठीक है। इस पिक्चर में देख रहे होंगे हमारे सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है। रजिस्टर्स हो गए, ALU हो गया जिसे हम अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, CU हो गया जिसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, बसेस हो गए, जो ये लाइनिंग दिख रहा है ना, कोई इसे बसेस बोलते हैं। उसके बाद कैश हो गया, कैश मेमोरी हो गया। अब हम लोग बारी बारी से एक एक पार्ट्स को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को समझते हैं। व्हाट इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट? अरिथमेटिक
Logic unit is the part of CPU where actual execution of instructions occurred. ALU perform arithmetic, logic, and data manipulation operations on data according to given instructions by control unit. Arithmetic unit क्या होता है? It performs arithmetic operation such as addition, subtraction, multiplication, division, exponential, data manipulation, comparison. Okay? और लॉजिक यूनिट क्या करता है? It performs such as and or not etc on the data contained in the register. Okay? ओवरऑल कहने का मतलब क्या है? हमारा जो ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। आइए इसके वर्क को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, आशा करता हूँ ये बात आपको पहले से पता हो, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स के बारे में क्या होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर है 5 एंड 6। ओके, हमको इसको ऐड करना या मल्टीप्लाई करना है, डिवीज़न करना है। ठीक है, हमारा जो 5 हो गया ना, वो मेरा हो गया फर्स्ट ऑपरेंड, 6 क्या हो गया? सेकेंड ऑपरेंड। और बीच में जो हमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो कुछ भी परफॉर्म करना है ना अरिथमेटिकल, वो मेरा हो गया ऑपरेटर। ओके, फिर से ए मेरा क्या हो गया? सॉरी, 5 मेरा क्या हो गया? फर्स्ट ऑपरेंड। 6 क्या हो गया? सेकेंड ऑपरेंड। एंड प्लस का साइन जो बीच में आता है वो क्या हो गया? ऑपरेटर। ओके, let's suppose we have to add two numbers such as a plus b. Okay, first operand a will stored in data register, second operand b will stored in accumulator register. Control unit will send a command to ALU for add these operands through control input. Then ALU will perform its work. ALU will send the accurate result in accumulator register. And finally, accumulator register will send the accurate output to the RAM or main memory. Okay? ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ? हमारा पहला जो ऑपरेंड है ना, वो आएगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी कितने भी बड़ा, चाहे जितना भी बड़ा कोई इक्वेशन हो, पहला ऑपरेंड जो होता है ना, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बाकी के रजिस्टर्स में जाते हैं। ठीक है, बाकी के रजिस्टर जैसे डाटा रजिस्टर्स हो गया, और भी कई तरह के रजिस्टर्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग रजिस्टर में आगे चर्चा कर रहे होंगे इसी सेशन में। ठीक है, तो पहला ऑपरेंड जो है ए, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आ गया, सेकेंड डाटा रजिस्टर में चला गया। ओके, उसके बाद हमारा जो कंट्रोल यूनिट है ना, वो एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा किसको? ALU को। किसके जरिए? कंट्रोल इनपुट के जरिए। और कंट्रोल यूनिट ALU को बोलेगा कि अब तुम अपना काम कर दो। ठीक है, ALU सिंपली दोनों ऑपरेंड को उठाएगा और उस पर ऑपरेशन करेगा, और जो भी आउटपुट आएगा ना, उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर करवा देगा। और फाइनली एक्यूमुलेटर रजिस्टर उस आउटपुट को हमारे मेन मेमोरी तक भेज देगा, और मेन मेमोरी में जाने के बाद वो या तो स्क्रीन पे जाए, या प्रिंटिंग मशीन में जाए, या फिर मेमोरी में जाए। ओके, तो आशा करता हूँ ALU के वर्क को ना आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इट ऑल्सो कम्युनिकेट विथ ALU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, primary and secondary memory. Control unit controls the operations of computer system based on instructions in the program by executing them in proper order. ओवरऑल कहने का क्या मतलब है? हमारा जो ये कंट्रोल यूनिट है ना, ठीक है, इसके नाम से ही इसके वर्क को हम लोग जान सकते हैं कि कंट्रोल करता है। इसका प्राइमरी वर्क क्या है? कंट्रोल करना। इस CPU के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, सब पे अपना कंट्रोल रखता है। कोई भी पार्ट्स बिना इसके सिग्नल्स के कोई काम नहीं करता। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हमें ALU से एडिशन का काम करवाना था, तो उससे पहले कंट्रोल यूनिट ने उसको सिग्नल दिया कि हाँ भाई अब तुम अपना काम करो। उसके बाद ALU ने अपना काम किया। उसी तरीके से कोई भी पार्ट अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको सिग्नल जो है ना, कंट्रोल यूनिट के जरिए ही जाता है। ठीक है,
कंट्रोल यूनिट सभी पार्ट्स को ना कंट्रोल करता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट्स। कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आइए इसको जानते हैं। अब हम लोग कंट्रोल यूनिट के अंदर घुसने वाले हैं, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट में हम लोग देख रहे हैं क्या है, सबसे पहले हम आते हैं, जैसे ही कंट्रोल यूनिट में घुसते हैं सबसे पहले क्या आता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद बसेस के थ्रू आगे आते हैं तो क्या मिलता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। उसके बाद बसेस के थ्रू आते हैं तो क्या मिलता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक। ओके, तो आखिरकार इन तमाम चीज़ों का काम क्या है, ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर stores the instruction while it is being executed. Instruction decoder decode or translate the instructions. Timing and logic unit generates a signal to execute it. Okay. ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। कोई भी इंस्ट्रक्शन जब कंट्रोल यूनिट में आता है, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। ओके, उसके बाद बसेस के थ्रू होते हुए ना वो आगे आता है थोड़ा सा, तो उसको मिलता है क्या, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। अब इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, सिंपली उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, किसमें, बाइनरी में। ओके, और उसको समझेगा। उसके बाद बसेस के थ्रू जो ना, उसके बाद बसेस के थ्रू यह इंस्ट्रक्शन को आगे भेज देगा। डिकोड करने के बाद बसेस के थ्रू इंस्ट्रक्शन को आगे भेजेगा, कहाँ, जहाँ पर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है ना, उस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से एनालाइज करेगा, ठीक है, और उस ऑपरेशन में, उस इंस्ट्रक्शन में क्या वर्क परफॉर्म करना है, ठीक है, किस पार्ट का उसमें ज़रूरत है सीपीयू के अंदर का, उसको यहीं से सिग्नल जाता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, हम लोग जानते थे कि कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजता है। अब हम लोग जान गए हैं कि कंट्रोल यूनिट के अंदर टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक होता है, वो सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कंट्रोल यूनिट का आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपना, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर स्मॉल हाई स्पीड temporary storage inside the CPU. CPU use this temporary memory for stored data or instructions during processing. Register also pass the data information to the other part of the CPU to main memory during the processing. CPU contains several registers. Each register has its own predefined function. Okay. ओवरऑल कहने का क्या मतलब हो गया, हमारा जो रजिस्टर होता है ना, उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। इवन इससे छोटा कोई रजिस्टर ही नहीं होता, इवन इससे छोटा कोई मेमोरी ही नहीं होता। रजिस्टर भी क्या, एक मेमोरी ही है। यह बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, पर यह एक टेम्पररी स्टोरेज होता है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी डाटा को हम इसमें सेव नहीं करके रख सकते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल ना सीपीयू टेम्पररी स्टोरेज के रूप में जब किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा होता है उस समय करता है। हमारे सीपीयू में कई रजिस्टर्स होते हैं, और रजिस्टर्स का ना काम पहले से ही फिक्स होता है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। ओके, उसके बाद क्या है मेरा, कॉमनली यूज्ड सीपीयू रजिस्टर्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डाटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपना कैश। अब हम लोग कैश के बारे में ना अच्छे से जान रहे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कैश मेमोरी आखिर करता क्या है, इसके काम क्या है, ये हमारे सीपीयू के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है, ये हमारे सीपीयू के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तब हम चीज़ों को अब देखते हैं एकदम बारी बारी से। कैश मेमोरी इज़ हाई स्पीड and a small amount of memory inside the microprocessor is also known as CPU memory because one part of this memory is directly integrated with CPU. It stores data or information that is frequently required by CPU, means it keeps active portion of main memory. CPU quickly access this memory as compared to RAM, so cache is faster to RAM or main memory. It is very expensive. ओके, ओवरऑल कहने का क्या मतलब हो गया,
मेरी बातों को ना सिर्फ आप ध्यान से सुनना, कैश में आपको कभी दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। कैश मेमोरी जो होता है ना, यह बहुत ही छोटा होता है। सबसे छोटा रजिस्टर, उससे छोटा कोई, उसके बाद अगर कोई छोटा होता है ना तो वो मेरा कैश मेमोरी ही होता है। पर यह बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। बेसिकली कैश मेमोरी जो होता है ना वो 3 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। L1, L2, L3, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका सबसे छोटा वाला पार्ट जो होता है ना, जैसे L1 हो गया, वो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड होता है सीपीयू में। मतलब L1 जो होता है वो पूरा का पूरा सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। इसलिए इसे हम सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। बाकी के जो कैश मेमोरी होते हैं ना वो L1 से बड़ा होता है। इसका ऑर्डर आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। L1, L1 से बड़ा होगा L2, L2 से बड़ा होगा L3, ओके। अगर इसकी साइज़ की अगर हम बात करते हैं ना, ठीक है, तो L1 जो है वह 2 KB से लेकर के 64 KB तक हो सकता है। L2 की बात करते हैं 256 KB से लेकर 512 KB के बीच हो सकता है। L3 की बात करें ना तो यह 1 MB से लेकर के 8 MB तक हो सकता है, ठीक है। बेसिकली हमारा जो कैश मेमोरी होता है ना वो सीपीयू को कोई प्रोसेस कंप्लीट करने में ना मदद करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए सीपीयू कोई प्रोसेस कर रहा है और उसको किसी एक ही इंस्ट्रक्शन का ना बार बार ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा कैश मेमोरी उस इंस्ट्रक्शन को ना सीपीयू को प्रोवाइड कराता है, जिससे कि सीपीयू उस प्रोसेस को ना जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है। कैश मेमोरी जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है मेरा, बसेस। आइए अब बसेस को ना अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। A bus is bunch of parallel wires which carries the data or information within the CPU. All the other part of computer connected through buses. Basically these types of buses exist inside the CPU and outside of the CPU. कौन कौन सा है वो? एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, ठीक है। बेसिकली 3 प्रकार के बसेस होते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, बसेस जो होता है ना वो ग्रुप ऑफ पैरेलल वायर्स होते हैं, ठीक है, जो किसी डाटा या इंफॉर्मेशन को ना एक जगह से दूसरे जगह ले जाने लाने का काम करते हैं। हमारे सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना सभी बसेस के थ्रू जुड़े होते हैं। हमारे सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना वो बसेस के थ्रू ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। उन्हें हम इंटरनल बसेस बोलते हैं। और इसी तरह की जो बसेस हैं ना वो हमारे सीपीयू के बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं, जिससे हमारे मशीन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशन को ले जाया लाया जाता है, ठीक है। इन्हें एक्सटर्नल बसेस कहते हैं। जो सीपीयू के अंदर होता है उसे इंटरनल बसेस कहते हैं, और जो सीपीयू के बाहर बसेस एग्जिस्ट करती हैं उसे हम एक्सटर्नल बसेस बोलते हैं। बेसिकली बसेस जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस। कौन कौन सा? रिपीट विद मी, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस, ओके। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्या है। मैंने एडिशनल नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज को इसमें ऐड करने की कोशिश की है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हो ना यहाँ तक, अगर आपने लाइक नहीं किया है भाई, पाप लगेगा यार, जाओ जाओ एक्सपर्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ठीक है। ये आगे देखते हैं क्या है। द लार्जेस्ट CPU has 5.2 billion registers. This number is important because it decides how powerful the CPU is. More transistors means more calculations can be done at once. Okay. Many types of CPU exist like single core CPU, dual core CPU, quad core CPU, hexa core CPU, octa core CPU एंड सो ऑन। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि हमारा जो सीपीयू होता है ना वो कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे रजिस्टर्स हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गया, सीयू हो गया जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, एएलयू हो गया जिसे हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, ओके। इस तरह के कंपोनेंट से हम मिलकर के हमारा सीपीयू बना होता है। अभी तक का जो सबसे बड़ा सीपीयू है ना, अभी तक के सबसे
पावरफुल सीपीयू बना है ना, उसमें 5.2 बिलियन ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है 2022 तक का। ठीक है, 2022 तक का जो सबसे पावरफुल सीपीयू बना है ना, उसमें 5.2 बिलियन ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, सीपीयू की एफिशिएंसी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, उतना ही तेज़ी से हमारा सीपीयू काम करेगा, उतना ही तेज़ी से हमारा कंप्यूटर काम करेगा। ओके, जैसे हमारा जो सीपीयू होता है ना, वो कई प्रकार का होता है, जैसे सिंगल कोर सीपीयू, डुअल कोर सीपीयू, क्वाड कोर सीपीयू, ऑक्टा कोर सीपीयू, हेक्सा कोर सीपीयू एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। CPU efficiency is the measure of how well an application utilize its requests for CPU। मतलब CPU की एफिशिएंसी क्या होती है? CPU एक सेकेंड में कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसे ही हम CPU की एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। CPU टाइम में हम लोग रन टाइम में जितने भी CPU है ना, उससे अगर हम लोग CPU टाइम में डिवाइड करते हैं तो हमें एफिशिएंसी मिल जाती है कि हमारे सीपीयू की कितने एफिशिएंसी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द बेस्ट और आइडल सीपीयू टेम्परेचर रेंज इज 150 to 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। एट दिस टेम्परेचर योर पीसी will work faster as possible when we play games in our PC. This temperature may be increased above 175 plus degree Fahrenheit. CPU speed measures in gigahertz. The CPU clock speed measures the number of cycles your CPU executes per second. ओवरऑल कहने का क्या मतलब हुआ, हमारा बेस्ट और आइडल CPU टेम्परेचर कितना होता है? 150 to 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इस टेम्परेचर पर हमारा CPU सबसे ज़्यादा स्पीड में काम करता है। CPU सबसे ज़्यादा स्पीड में काम करेगा तो हमारा PC जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। ओके, जब हम गेम खेलते हैं ना, तो हमारा जो CPU की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी घट जाती है। ठीक है, समटाइम्स इसका टेम्परेचर जो है ना 175 प्लस डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। ठीक है, जिससे हमारा जो PC है वो स्लो काम करने लगता है थोड़ा सा। CPU की जो स्पीड होता है ना, हम लोग उसे किस में मापते हैं? गीगाहर्ट्ज़ में। किस में? गीगाहर्ट्ज़ में हम उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, CPU क्लॉक स्पीड या क्लॉक रेट कहने का क्या मतलब है कि CPU जो है हमारा एक सेकेंड में कितना प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है ना, ठीक है, उसे ही हम क्लॉक रेट या क्लॉक स्पीड कहते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ इस सेशन में आपको मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर नया चीज़ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। इस चैनल पे हमेशा इस तरह के टॉपिक्स आते रहेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि एडवांस से एडवांस लेवल तक की चीज़ों को कवर अप करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू।